नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हुई। भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास में लगी बायोटेक कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल क्षेत्रीय कला और ऊर्जा कुशल तकनीक से युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। देश के 9 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न। और कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई। त्रिपुरा में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28 नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 44 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.7% हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 32,925 रोगियों में से 32,146 रोगी ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 383 रोगियों का इलाज चल रहा है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 9 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जबकि 7 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,977 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 94.85% तक पहुंच गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 721 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद राज्य में रोगियों की संख्या 2,75,261 हो गई है। राज्य में कल 51,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। 753 और रोगियों के स्वस्थ होने से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 96.67% हो गई। अब तक कुल 2,66,120 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और लोगों की इस संक्रमण से मौत होने के कारण मरने वालों की संख्या 1,480 हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,325 नए रोगी सामने आए। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और अब ये 91.7% पर पहुंच गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,21,493 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,03,111 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,531 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 83,71,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 294 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 214 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,272 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 78 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 15 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,110 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कल 10,588 हो गई। राज्य में कल 1,236 नए संक्रमितों की पहचान हुई।
उनमें से 333 चेन्नई में मिले। राज्य में कल 1330 मरीज कोविड से मुक्त हुए, जबकि संक्रमण के कारण 13 लोगों की मृत्यु हो गई। कल राज्य में 64,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। तमिलनाडु में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 97.17% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है और संक्रमण के दोगुना होने के समय में भी बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने राज्य सरकार के परिवहन निगम और निजी क्षेत्र की ओर से चलाई जाने वाली बसों में 100% यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दे दी है। राज्य के पेरम्बलूर जिले में कल कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं हुई और केवल 3 उपचाराधीन मरीज वहां मौजूद हैं। राज्य के अन्य 11 जिलों में भी मरीजों की संख्या 100 से कम है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सविता। पुदुचेरी में आज कोविड के 30 नए रोगियों की पुष्टि हुई। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 11 रोगी पुदुचेरी क्षेत्र, 9 कराईकल और 10 माहे क्षेत्र से हैं। यनम में किसी भी रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। इन क्षेत्रों में अभी किसी की मृत्यु होने की खबर नहीं है। 46 रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कोविड-19 के 370 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 208 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि 162 लोगों को घरों में पृथकवास में रखा गया है। फिलहाल स्वस्थ होने की दर 97.36% तक पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर घटकर 1.65% हो गई है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही हैं। श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया, जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पोलियो वैक्सीन के लिए बनाए गए शीत भंडारों की तरह कोविड वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के लिए बनाए जा रहे भंडार गृहों के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान संबंधी सभी आवश्यक कार्य पूरा करने की समय सीमा 15 दिसंबर निर्धारित की है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, गाजियाबाद और गोरखपुर जिलों में कोविड बेडों की संख्या बढ़ाने को कहा है। एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्विलांस की प्रक्रिया को तेज करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग को रैंडम आधार पर किया जाए। इस बीच राज्य में कोविड से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 94.74% हो गई है। नए कोविड मामलों में भी लगातार कमी देखी जा रही है और पिछले 24 घंटों में 1824 नए कोविड मरीज पाए गए हैं। राज्य में इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित 21,374 सक्रिय मरीज हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारत में 64 देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के प्रमुखों के दल ने आज हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास और विनिर्माण में लगे भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई रिसर्च संस्थानों का दौरा किया। ये दल 2 समूहों में अनुसंधान संस्थानों में गया। भारत बायोटेक के अध्यक्ष कृष्ण एला ने इन राजदूतों के समक्ष वैक्सीन निर्माण में मिली कामयाबी और अपनी कंपनी के बारे में प्रस्तुति दी। बाद में ये दल कोवैक्सीन निर्माण स्थलों में गए। राज्य सरकार आज दोपहर बाद बायोलॉजिकल ई में प्रस्तुति देगी। देश में वैक्सीन निर्माण के कार्य में तेजी के मद्देनजर इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। डेलावेयर में संवाददाता सम्मेलन में श्री बाइडेन ने कहा कि कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कोविड महामारी खत्म होने का वायदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी स्थिति अवश्य बदलेगी और अमेरिका में लोगों का जीवन बेहतर होगा। संवाददाता सम्मेलन में श्री बाइडेन ने प्रस्तावित स्वास्थ्य टीम से परिचय कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की थी। इसमें हाथ धोना, सही ढंग से मास्क लगाना और 1 गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का अनुकूल असर पड़ा है। कोरोना मामलों में प्रारंभिक बढ़ोतरी मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के साथ स्थिर हुई, मगर चरणबद्ध रूप से फिर खोले जाने के साथ गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ एक बार फिर इसमें उछाल देखा गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के 3 सरल मंत्र बनाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चिकित्सा विशेषज्ञ, खिलाड़ी, फिल्म स्टार आदि जैसे प्रभावशाली लोग और अन्य कलाकार आकाशवाणी समाचार और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन कार्यों के द्वारा करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं। हम सभी को खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक लगातार मलते रहने चाहिए। अगर साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क ये बहुत ही जरूरी है। घर से बाहर निकले पर इसे जरूर पहने। दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शुरुआत के पहले ही सप्ताह में जन आंदोलन अभियान ने 2 अरब 33 करोड़ इंप्रेशन प्राप्त किए और ट्विटर पर #UniteToFightCorona के साथ ट्रेंड किया। परिणाम सबके सामने है। कोरोना मामलों की संख्या में दैनिक वृद्धि जो आंदोलन के पहले दिन 78,524 थी, 8 दिसंबर तक 66% की भारी कमी के साथ 26,567 हो गई। संदेश साफ है, स्पष्ट है। मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हर समय स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार हाथ धोना है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है, बशर्ते कि लोग सतर्क हों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस
आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नए भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प, वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिला जुला स्वरूप होगा। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भारतीयों को सशक्त करने के लिए 5G तकनीकी को समयबद्ध तरीके से अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कल श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है। इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेन देन संभव हुए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क समूह की पूरी क्षमता का उपयोग आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में ही किया जा सकता है। 36वें सार्क घोषणा पत्र दिवस पर कल अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से आतंकवाद की समर्थक और पोषक ताकतों को हराने के लिए संकल्प करने और सुरक्षित तथा समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करने की अपील की। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने प्रदर्शनकारी किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने किसानों से अपनी समस्याओं के बारे में सरकार से वार्ता करने का आग्रह किया। विभिन्न संगठन केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आज बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल बंद के बावजूद आज भी प्रदर्शन जारी रखने पर निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि इससे जनता को परेशानी होगी। कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा कि केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के उद्देश्य के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ वे राज्य का दौरा करेंगे। धान की खरीद करने वाले राज्यों में इसकी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। इस महीने की 6 तारीख तक 344,86,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका था। पिछले साल के मुकाबले इस साल 22% अधिक धान खरीदा गया है। अब तक खरीदे जा चुके धान में से 202,77,000 मीट्रिक टन धान पंजाब से खरीदा गया था। ये देश में कुल खरीद का 58.79% है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीद जारी है। अब तक लगभग 11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू हुई है, जो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 10,85,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। अब तक 3 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी किए जाएं। इस बीच राज्य शासन ने कहा है कि यदि किसानों को धान बेचने में किसी तरह की समस्या होती है तो वे डायल 112 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हुई। भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास में लगी बायोटेक कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल तकनीक से युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। देश के 9 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न और कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश।
इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है, जो खासतौर से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाभ के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि इसे लागू करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देश भर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में ग्रामीण इलाकों के लोगों, किसानों और महिलाओं के पार्टी में विश्वास व्यक्त किए जाने पर धन्यवाद दिया है। एक ट्वीट में श्री नड्डा ने कहा कि ये जीत गरीबों, किसानों और मजदूरों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किए जाने का प्रतीक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या आप ताज़ा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कश्मीर घाटी में पुलवामा जिले के तिकेन गांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर तलाश अभियान चलाया गया था। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी की। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। गोलाबारी में एक नागरिक भी घायल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस आज मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना तथा भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता पैदा करना है। ये संधि 2005 के दिसंबर में लागू हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कोविड महामारी के संदर्भ में भ्रष्टाचार के बारे में बयान दिया। इस बयान में श्री गुतरश ने कहा कि भ्रष्टाचार अपराध और अनैतिक है तथा जनता के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि संकट के दौर में तो ये और भी नुकसानदायक हो जाता है। इसके मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस का विषय है सत्यनिष्ठा के साथ महामारी से निपटना। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रभावी उपाय करने से ही महामारी से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक और तकनीकी जगत के प्रमुख हस्ती बिल गेट्स ने वित्तीय समावेशन और नवाचार संबंधी नीतियों के लिए भारत की सराहना की है। सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में श्री गेट्स ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और आधार जैसे भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से गरीबों तक पैसा भेजने की लागत अत्यधिक कम हुई है। श्री गेट्स ने कहा कि नीतियां लागू करने के भारत के दृष्टिकोण के आधार पर उनका फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे आधार और UPI जैसे कार्यक्रम लागू करने के लिए अन्य देशों को फायदा होगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की लंबे समय से आवश्यकता थी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा सरकारी बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है और ये औपनिवेशिक युग से भी संबंधित है। श्री राव ने कहा कि नई सेंट्रल विस्टा परियोजना आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और नए विश्वास तथा मजबूत भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होगी। सरकार ने यूपीआई अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने के दावे को निराधार बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कोई निर्णय नहीं किया है। समाचार माध्यमों की खबरों में दावा किया गया है कि अगले वर्ष यूपीआई अंतरण लेन देन महंगा होगा और तीसरे पक्ष के ऐप से अदायगी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। लद्दाख के करगिल के विभिन्न स्थानों पर 3 से 27 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 1D और राष्ट्रीय राजमार्ग 301 वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। लद्दाख में कारगिल के कई इलाकों में और लेह परिसर ऊंचे इलाकों में कल रात से बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विभिन्न एजेंसियां बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। ताजा समाचार के अनुसार कई जगहों पर बर्फ के वजह से गाड़ियां फंसा हुआ है। कारगिल नगर पालिका समिति के कर्मचारी बर्फ थमने के तुरंत बाद कारगिल शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बर्फ हटाने के कार्य में पूरी तरह व्यस्त हो गया है। इस बीच लद्दाख में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर जांस्कर व्यापारी संघ ने 3 दिन के लिए सभी दुकानों को बंद करने का कदम उठाया है। 3 दिन तक इस बंद के दौरान दुकानों और अन्य परिसरों को सैनिटाइज किया जाएगा। कारगिल में अनायत के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 21 और 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 23 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सवेरे कोहरा छाया हुआ था। शहर में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में आमतौर पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तापमान 2 डिग्री और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। गिलगित में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में सुबह धुंध छाई रही और दिन में आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हुई। भारत में विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद में कोविड वैक्सीन के विकास में लगी बायोटेक कंपनियों का दौरा किया। प्रधानमंत्री कल अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल तकनीक से युक्त नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। देश के 9 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया संपन्न। और कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।